गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले प्रोटीन टारगेटिंग इनटू पेरोक्सिसोम। ये भी हमारी सेल बायोलॉजी लेक्चर सीरीज का एक पार्ट है। इसके साथ साथ ही हम पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल के बारे में भी देखने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है, पेरोक्सिसोम एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल में प्रेजेंट होती है और ये सेल में रहकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है। अगर हम पेरोक्सिसोम के बारे में देखें तो पेरोक्सिसोम की यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके पास कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जैसे पेरोक्सिसोम के पास दो मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। इसी के साथ साथ पेरोक्सिसोम के पास ना ही तो खुद का डीएनए होता है यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ना ही इसके पास खुद का राइबोसोम होता है। दोनों ही चीज़ें इसके पास प्रेजेंट नहीं होती। अब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखा था कि अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनेल खुद का अपना प्रोटीन बना सकती है, लेकिन पेरोक्सिसोम के पास तो खुद का प्रोटीन बनाने की कोई मशीनरी ही नहीं है। तो पेरोक्सिसोम को जितने भी प्रोटीन्स चाहिए वो सारे के सारे प्रोटीन इसको कहाँ से लेने पड़ते हैं? साइटोप्लाज्म से लेने पड़ते हैं। और साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? यहाँ पर जो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है उससे क्या बनता है? उससे आरएनए की सिंथेसिस होती है। फिर आरएनए कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आके उसको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम मिलेगा, जिस राइबोसोम की वजह से ये वाला जो आरएनए है वो किसको कोड करेगा? वो प्रोटीन को कोड करेगा। और फिर इस प्रोटीन को टारगेट कर दिया जाएगा, यहाँ पर पेरोक्सिसोम के अंदर इसको टारगेट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पेरोक्सिसोम को जितने भी प्रोटीन्स चाहिए उनको एनकोड किसने किया? न्यूक्लियस के डीएनए ने उसको एनकोड किया। अब पेरोक्सिसोम में जो है नंबर ऑफ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। पेरोक्सिसोम में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे कि कैटालेज एंजाइम, उसके साथ साथ यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम। ये सारे जो एंजाइम्स है पेरोक्सिसोम को क्यों चाहिए होता है? क्योंकि पेरोक्सिसोम को ऑक्सीडेशन करना होता है सब्सटेंसेस का। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने का मतलब होता है कि जैसे समझो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पेरोक्सिसोम में जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसकी ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। कैसे? यहाँ पर रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन, ये बन जाएगा R प्लस यहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो जाती है? H2O2 की सिंथेसिस हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्सीडेज, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ऐसा ये जो है पेरोक्सिसोम बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए करता है। यहाँ पर एक बार जब ये H2O2 बन गया तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस H2O2 को कन्वर्ट किया जाता है H2O प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, और ये कौन करता है? जैसे कि कैटालेज एंजाइम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इनका अमाउंट पेरोक्सिसोम में कम हो गया ना तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेरोक्सिसोम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसका काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो इसका जो अमाउंट है वो लीवर सेल्स में काफ़ी होता है, लीवर सेल्स में इसका अमाउंट ह्यूज होता है। इसी के साथ साथ ये किडनी सेल्स में भी काफ़ी नंबर में प्रेजेंट होता है। हमें पता है लीवर सेल का मेनली काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, यहाँ पे अल्कोहल का भी ब्रेक डाउन होता है। तो लीवर सेल का 1 to 2% जो सेल मास है ना, लीवर सेल का जो 1 to 2 सेल मास है वो कौन बनाता है? वो पेरोक्सिसोम ही बनाता है। वो कौन बना रहा है? पेरोक्सिसोम बना रहा है। तो हमें यहाँ पे दिख गया कि पेरोक्सिसोम में इस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन प्रोटीन्स को, इन एंजाइम्स को हमें कहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाना है? हमें करवाना है साइटोप्लाज्म से पेरोक्सिसोम में। इसी के साथ साथ ही पेरोक्सिसोम में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो लॉन्ग फैटी एसिड की चेन होती है, यहाँ पे जो लॉन्ग फैटी एसिड की चेन्स होती है, इसमें तोड़ दिया जाता है 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसा जिसमें कितना प्रेजेंट हो? जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोएंजाइम ए में इसको ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ जाएगा? इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में और फिर इसका रीयूज कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन भी किस में होता है? पेरोक्सिसोम में ही होता है।
तो यहाँ पर अगर हम मैमल्स की बात करें, यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट मेमेलियन सेल्स, तो मेमेलियन सेल्स में ये वाला जो बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप है ये टोटल ज़्यादा ऑर्गेनेल में भी हो सकता है, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये पैरोक्सिसोम में भी होता है। पैरोक्सिसोम में भी ये होता है, दोनों की दोनों ऑर्गेनेल में मेमेलियन सेल्स में होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें और ईस्ट सेल की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट सेल्स एंड ईस्ट, तो इन दोनों में जो है ये वाला स्टेप सिर्फ और सिर्फ पैरोक्सिसोम में होता है। कौन सा स्टेप? ये जो बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप है ये सिर्फ पैरोक्सिसोम में होता है। ये सब हमने क्या देख लिया? ये सब हमने बेसिक देख लिया कि पैरोक्सिसोम में कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन नहीं होता और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है एक प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से पैरोक्सिसोम में। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए एक सिग्नल सीक्वेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो उस प्रोटीन को बताए कि हाँ तुझे पैरोक्सिसोम में जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके के दो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है PTS1 और दूसरा होता है PTS2। PTS1 एंड 2 का क्या मतलब है? PTS मतलब होता है पैरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस। ये प्रोटीन को ये बताएगा कि हाँ ठीक है, तेरे को किसी और ऑर्गेनेल में नहीं जाना है, तुझे स्पेसिफिकली पैरोक्सिसोम में ही जाना है। तो ये जो PTS1 होता है ना, ये प्रोटीन के C टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के दो टर्मिनल होते हैं, एक N टर्मिनल होता है और एक C टर्मिनल होता है। तो ये प्रोटीन के C टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। वही यहाँ पर ये जो दूसरा प्रोटीन है या फिर दूसरा सिग्नल सीक्वेंस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वो N टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के N टर्मिनल पे ये प्रेजेंट होगा। अगर हम C टर्मिनल वाले पे देखें तो ये कितने अमाइनो एसिड से बना होता है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 अमाइनो एसिड का बना होता है। वही ये वाला कितने अमाइनो एसिड का बना होता है? 9 अमाइनो एसिड का बना होता है। 3 अमाइनो एसिड में कौन कौन से सीक्वेंस आते हैं? SKL। क्या क्या है? SKL प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, यानी कि सेरीन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। ये तीनों अमाइनो एसिड्स बोलते हैं प्रोटीन को कि हाँ तुझे उधर जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लंबा सा प्रोटीन बनाऊं और अगर मैं यहाँ पर एंड में SKL सीक्वेंस ऐड कर दूं C टर्मिनल पे, अगर ये प्रोटीन कहीं पे भी जाने वाला था ओरिजिनली, लेकिन अगर इसके C टर्मिनल पे SKL सीक्वेंस है तो ये कहाँ जाएगा? ये डेस्टिन्ड हो गया पैरोक्सिसोम के पास। इसको अब पैरोक्सिसोम में ही जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर 9 अमाइनो एसिड का भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो वेरी करते रहते हैं। जैसे कि जो पहला अमाइनो एसिड हो सकता है वो R भी हो सकता है या फिर K भी हो सकता है। नेक्स्ट फिर L, V, I हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। उसके बाद कोई भी 5 अमाइनो एसिड आते हैं, उसको मैं लिख सकती हूँ X5। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? X5। कोई भी 5 अमाइनो एसिड आ सकते हैं यहाँ पर। बस शर्त क्या है? शर्त इतनी सी है कि वो 5 अमाइनो एसिड प्रोलीन नहीं होने चाहिए। बाकी कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड अमाइनो एसिड, फिर 5 अमाइनो एसिड आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो या तो H हो सकता है या फिर Q हो सकता है। H यानी कि हिस्टिडीन, Q यानी कि ग्लूटामाइन। ये हो गया 8th अमाइनो एसिड। और जो लास्ट अमाइनो एसिड है वो या तो L हो सकता है या फिर A हो सकता है। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड है? पहला अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 8th अमाइनो एसिड एंड ये 9th अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होगा? ये सीक्वेंस जो है प्रेजेंट होता है N टर्मिनल पे। ठीक है। R मतलब आर्जिनिन, K मतलब लाइसिन, ल्यूसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, कोई भी 5, फिर हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, उसके बाद ल्यूसिन और एलेनिन। इस तरीके से ये अरेंजमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी भी प्रोटीन के पास इन दोनों में से कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है, जनरली जो सीक्वेंस होता है वो PST1 ही प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन को बोलता है कि हाँ तुझे कहाँ जाना है, तुझे पैरोक्सिसोम के पास जाना है। तो अगर हम इनकी टारगेटिंग देख लें, अब कैसे टारगेटिंग होती है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है? हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हमें कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है? जिसके C टर्मिनल पे यानी कि COH नेगेटिव पे हमें SKL दिख रहा है। तो ये दिख रहा है तो हम शॉर्ट है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना है पैरोक्सिसोम में। पहली बात, यहाँ पर ये जो प्रोटीन होता है ये फोल्डेड फॉर्म में हो सकता है।
फोल्डेड यानी कि ये अच्छे से प्रॉपरली फोल्ड हो सकता है, सिर्फ भले ही डाइसल्फाइड बॉन्ड साइटोप्लाज्म में नहीं बन सकते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे, और एल्स ये पूरे अच्छे से फोल्डेड हो सकता है। इस एसकेएल सीक्वेंस को पहचानने के लिए अब ऑब्वियसली एक कौन आएगा, एक व्हीकल आएगा जो इस कार्गो प्रोटीन को पहचानेगा। यहाँ पे जैसा कि हमने हमेशा देखते हैं वैसे ही एक आएगा जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है PEX-5। ठीक है, पेक्स मतलब पैरोक्सिन है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। तो ये क्या होंगे, ये PEX-5 होंगे, एज अ कैरियर के तौर पे वर्क करेंगे, और ये सॉल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये एज अ रिसेप्टर की तरह के वर्क करेंगे और इनको रिसीव करेंगे। इसके बाद ये PEX-5 इस पूरे प्रोटीन को लेकर कहाँ चला जाएगा, इस पूरे प्रोटीन को लेकर चला जाएगा ये पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन के पास। तो समझो हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है पैरोक्सिसोम और इसकी मेम्ब्रेन। यहाँ पे पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन पे इसको पहचानने के लिए कुछ प्रोटीन्स ऑलरेडी बैठे होंगे, जैसे कि यहाँ पर बैठा है PEX-14। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोटीन बैठा होगा जिसका नाम है PEX-14। PEX-14 किसको पहचानेगा, PEX-14 इस PEX-5 और उसके साथ साथ इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को पहचानेगा। यहाँ पर ये प्रोटीन जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, इसको और PEX-5 को पहचान लिया PEX-14 में। वंस इसको इन्होंने पहचान लिया तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया एक ट्रांसलोकेटर के पास। यहाँ पर मेम्ब्रेन में ही, पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन में एक ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होता है, जिस ट्रांसलोकेटर 3 प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन से PEX-2, PEX-12 एंड PEX-10, इन तीनों चीज़ों से बना होता है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, एक बार इसने पहचान लिया तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ये यहाँ पे हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन होगा, एटीपी को तोड़ दिया जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये जो एग्जैक्टली मेथड है कि किस तरीके से एटीपी को एडीपी में तोड़ा जाता है, ये फिलहाल अननोन है, लेकिन ये पक्का होता है, हमें इतनी बात पता है कि इसका हाइड्रोलाइसिस किया ही जाता है। एक बार जब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये ट्रांसलोकोन फिलहाल किस फॉर्म में था, क्लोज्ड फॉर्म में था, लेकिन ये ट्रांसलोकोन क्या हो जाएगा, क्लोज से ये ओपन कंडीशन में आ जाएगा। एक बार अगर ये ओपन कंडीशन में आ गया तो ये क्या करने लगेगा, ये ट्रांसपोर्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला जो प्रोटीन है, अब ये कहाँ एंट्री मार लेगा, ये तो एंट्री मार लेगा अपने सीक्वेंस के साथ साथ पैरोक्सिसोम के ल्यूमेन में। ये आ गया पैरोक्सिसोम के ल्यूमेन में। उसी के साथ साथ अब ये जो PEX-5 है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो PEX-5 का हमें क्या करवाना पड़ेगा, PEX-5 का हमें रिसाइक्लेशन करवाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो रिसाइकल हो जाए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स बैठे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बैठा होता है PEX-4। यहाँ पे कौन बैठा है, PEX-4 बैठा है। PEX-4 क्या करवाएगा, PEX-4 यहाँ पर PEX-5 के ऊपर ऐड करवा देगा यूबिक्यूटिन नाम के प्रोटीन्स को। इसने क्या किया, इसने एडिशन करवा दिया यूबिक्यूटिन प्रोटीन को। यूबिक्यूटिन एक बार प्रोटीन अगर PEX-5 पे ऐड हो गया तो वो किस तरीके का सिग्नल है कि हाँ अब PEX-5 को कहाँ जाना है, PEX-5 को साइटोप्लाज्म में ही जाना है। तो ये काम किसका होता है, PEX-4 का होता है। एक बार PEX-4 ने ये करवा दिया तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही मेम्ब्रेन पे ही, पैरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन पे ही 2 और प्रोटीन्स बैठे होते हैं जो कि इस यूबिक्यूटिन PEX-5 को पहचान ले और उनको साइटोप्लाज्म में वापस से रिलीज कर दे, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है PEX-1 एंड PEX-6। ये PEX-1 एंड PEX-6 क्या करेंगे, इस PEX-5 को पहचानेंगे और इस PEX-5 को यूबिक्यूटिन PEX-5 को कहाँ रिलीज कर देंगे, इनको रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देती हूँ, रिसाइकल कर दिया जाएगा इनको साइटोप्लाज्म में। इनका जो यहाँ पर यूबिक्यूटिन हुआ था, इनका वो रिलीज कर दिया जाएगा। ये जो यूबिक्यूटिन था वो रिलीज हो जाएगा और उसी के साथ साथ इसको यहाँ पर कर दिया जाएगा रिसाइकल PEX-5। ठीक है,
यहाँ पर ये सारी कंडीशन को करने के लिए ये जो पेक्स है ये क्या करेगा, ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा। ये यहाँ पे किसका यूटिलाइजेशन करता है, एटीपी को यूटिलाइज करता है, उसको एडीपी में तोड़ता है, जिसकी वजह से इसको वापस क्या किया जा सकता है, रिसाइकल कर दिया जाता है। इसको इस ट्रांसलोकोन से हटा के रिसाइकल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये PEX5 हो गया है रिसाइकल, ये प्रोटीन आ चुका है अंदर। हमने हमेशा देखा है कि जब एक बार प्रोटीन अंदर आ जाता है तो उसमें जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको कट कर दिया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में सिग्नल सीक्वेंस को कट नहीं किया जाएगा। नो कटिंग ऑफ सिग्नल सीक्वेंस। ये जो सिग्नल सीक्वेंस है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और प्रोटीन फोल्डेड था तो प्रोटीन इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ है, फोल्डेड प्रोटीन का ही यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली कैटलीज की ही बात करें तो कैटलीज में ये जो प्रोटीन होता है फोल्डेड होता है, इसी के साथ साथ ये किससे अटैच होता है, इसी के साथ साथ ये हीम के साथ भी अटैच होता है, और इसको ऐसी की ऐसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यहाँ पर इसके अंदर। ये हमने कब देखा, ये हमने तब देखा जब सिग्नल सीक्वेंस कौन सा प्रेजेंट है, जब सिग्नल सीक्वेंस SKL प्रेजेंट है। वहीं अगर हम दूसरी कंडीशन देखें जिसमें सिग्नल सीक्वेंस कौन सा प्रेजेंट होगा, ये प्रोटीन है और इसमें सिग्नल सीक्वेंस N टर्मिनल पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो सिग्नल सीक्वेंस है वो N टर्मिनल वाला सिग्नल सीक्वेंस है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर PEX5 उसको पहचानने नहीं आता है, इस कंडीशन में इसको दूसरा प्रोटीन पहचानने आता है जिसका नाम होता है PEX7। यहाँ पर PEX7 इसको पहचानेगा, सॉल्यूबल प्रोटीन होगा PEX7, और यहाँ से ये PEX14 पे लेकर जाएगा, और बाकी का जितना भी प्रोसीजर है वो पूरा सेम चलेगा। जो अभी हमने देखा वो सेम चलेगा, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर PEX5 की जगह इसको पहचानने के लिए PEX7 आया। ठीक है, सो अगर हम देखें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होता है PEX5 इस सिग्नल सीक्वेंस को पहचानता है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना के PEX14 के पास जाते हैं। एक बार PEX14 के पास चले गए तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि ये PEX5 और प्रोटीन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक ट्रांसलोकेटर के पास चले जाते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसलोकोन है जो कि एक मल्टीमर प्रोटीन है, PEX2, PEX10 और PEX12 से बना हुआ। ये अभी क्लोज है, लेकिन अननोन वजह से क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, कौन करता है अभी पता नहीं है, जिसकी वजह से ये ओपन अप हो जाएगा और ये प्रोटीन एंटर कर जाएगा अंदर। यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होगी सिग्नल सीक्वेंस की, एक बार प्रोटीन अंदर चला गया तो ये PEX5 को हमें रिसाइकल करना है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है PEX4 जो कि यूबिक्विटिन कर देगा इस प्रोटीन का। उसके बाद यहाँ पर PEX6 और PEX1 मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है जो कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करवा के उसको रिसाइकल करवा देंगे और यूबिक्विटिन को रिलीज करवा देंगे। ये हमने कौन सी कंडीशन देखी, ये हमने वो वाली कंडीशन देखी है जिसमें प्रोटीन किसका है, जिसमें प्रोटीन ल्यूमेन का है, यानी कि पेरोक्सिसोम के ल्यूमेन का प्रोटीन है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हमें क्या देखना है कि अगर प्रोटीन ल्यूमेन का नहीं है लेकिन मेम्ब्रेन का, यानी कि पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, तो उस कंडीशन में थोड़े से डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं उसको पहचानने। तो अगर हम यहाँ पर मेम्ब्रेन में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो देख लें तो प्रोसेस लगभग सेम रहता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें PMP प्रोटीन के बारे में, दैट इज पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, उनका किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उनमें जो पेरोक्सिन आते हैं उनको पहचानने के लिए वो डिफरेंट आते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सॉल्यूबल रिसेप्टर होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सॉल्यूबल प्रोटीन के केस में, जैसे कि पहले PEX7 आया था और PEX5 आया था, तो यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पर PEX19 आता है। वहीं यहाँ पर जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर यहाँ पे कौन सा होता है, डिफरेंट होगा। यहाँ पे होता है PEX3 एंड PEX16। सिर्फ इतना सा यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी ट्रांसपोर्ट जो है वो सेम चलेगा। यहाँ पे बस साइटोप्लाज्म में सॉल्यूबल वाला है PEX19 और मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है PEX3 एंड 16। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो पेरोक्सिसोम के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो फिजन कर सके और एक पेरोक्सिसोम क्या कर सके, दो पेरोक्सिसोम में ब्रेक हो सकता है। सिर्फ वो जब ब्रेक हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, पेरोक्सिसोम का जो साइज है वो इंक्रीज किस बेसिस पे होता है कि उसमें कितने प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल आते हैं, तो उस बेसिस पे ही वो बस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर पेरोक्सिसोम के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो क्या शो कर सकता है, फिजन शो कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी अभी एक पेरोक्सिसोम नया नया प्रेजेंट है, ये नया नया पेरोक्सिसोम है जिसके पास अभी कोई प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और एक बार प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट हो गया तब इसको ब्रेक किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पेरोक्सिसोम है, ये पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सबसे पहले इसमें क्या इंसर्ट किया जाता है, सबसे पहले इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन इंसर्ट किए जाते हैं और उसके बाद इसमें ल्यूमन प्रोटीन इंसर्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर इनके साथ साथ इस तरीके से यहाँ पर आ गया कोई पेरोक्सिसोम पीएमपी, अगर हम बोले कोई पीएमपी आ गया, पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको लेकर कौन आएगा, इसको लेकर आएगा PEX-19 और PEX-19 के साथ साथ यहाँ पर और कौन आएगा, PEX-3 एंड PEX-16 आएगा, PEX-3 एंड PEX-16। इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा बहुत सारे पीएमपी प्रोटीन्स को। इधर बहुत सारे पीएमपी प्रोटीन्स हो जाएंगे इंसर्ट। एक बार अगर यहाँ पे पीएमपी प्रोटीन्स इंसर्ट हो गए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं ल्यूमिनल प्रोटीन को। तो यहाँ पर दोनों टाइप के ल्यूमिनल प्रोटीन आ सकते हैं, दैट कंटेन द PTS1 और उसी के साथ साथ द वन दैट कंटेन PTS2। अगर PTS2 को लेकर आ रहा है तो कौन आएगा, PEX-7 आएगा। अगर PTS1 को लेकर आ रहा है तो कौन आएगा, PEX-5 आएगा। दोनों को पहचानने के लिए सेम ही कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, दैट इज PEX-2, PEX-10 एंड PEX-12। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेम्ब्रेन पे PEX-14 भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर PEX-14 भी होगा। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, इन सबको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा। ये पेरोक्सिसोम है तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक प्रोटीन होगा उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा और ये जो प्रोटीन्स होंगे ये कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल कैटालेज प्रोटीन है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीन्स को इंसर्ट कर दिया जाएगा। पीएमपी यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट, यहाँ पे पीएमपी पहले से ही प्रेजेंट था। इसके बाद अब क्या किया जाएगा, अगर यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करवाना है, अगर हमें इसको दो में तोड़ना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर एक और पेक्स चाहिए जो होना चाहिए। वो कौन सा पेक्स होता है, PEX-11। PEX-11 क्या करेगा, इस एक पेरोक्सिसोम को दो पेरोक्सिसोम में ब्रेक करने में मदद करता है, यानी कि उसका फिजन करने में मदद करता है। PEX-11 की प्रेजेंस में ये दो में ब्रेक हो जाएंगे, दोनों के पास ही प्रेजेंट होगा यहाँ पर PMP, इसके पास भी PMP प्रेजेंट होगा और इन दोनों के पास अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, PEX-11 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजन ऑफ पेरोक्सिसोम। अगर PEX-11 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, मोर पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर। वहीं अगर PEX की लेवल जो है कम हो गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है लेस अमाउंट में पेरोक्सिसोम प्रेजेंट, लेस अमाउंट में पेरोक्सिसोम यहाँ पे प्रेजेंट हो गए किसी भी सेल में, क्योंकि इनका काम बेसिकली फिजन करवाना होता है। तो जिन सेल को ज़्यादा चाहिए पेरोक्सिसोम उन सेल में ज़्यादा PEX-11 होंगे, जिन सेल्स को कम चाहिए उनमें कम PEX-11 होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पेरोक्सिसोम का अमाउंट मेंटेन रहता है सेल में। अगर किसी भी वजह से कोई म्यूटेशन आ जाता है सेल के अंदर तो उसकी वजह से ऑब्वियसली किसी भी जो पर्सन है या फिर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या होगा, डिजीज होगा। ऐसी एक डिजीज पर्सन में देखी जाती है जिसका नाम होता है ज़ेलबर्गर डिजीज। ये जो ज़ेलबर्गर डिजीज है इसमें क्या होगा, इसमें जो हमने वो ट्रांसलोकोन देखे थे ना 10, 12 और 2, इनमें कोई दिक्कत होती है। यहाँ पर जो PEX-10, PEX-12 और PEX-2 है, इनमें से किसी में तो कुछ प्रॉब्लम है, किसी में भी क्या हो जाता है, कोई म्यूटेशन हो जाता है। तो म्यूटेशन की वजह से जो अमाउंट होगा पेरोक्सिसोम में, जो अमाउंट होगा पेरोक्सिसोम में प्रोटीन का, वो बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है। प्रोटीन के अमाउंट लेस होने की वजह से स्पेसिफिकली कैटालेज का अमाउंट अगर बहुत कम हो जाएगा पेरोक्सिसोम में तो उसकी वजह से आप समझ ही सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो H2O2 है उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनका अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो कितना डैमेजिंग हो सकता है एक पर्सन के लिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर ये डिजीज़ होती है तो इस कंडीशन में किडनी और लीवर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं और यहाँ पर जो पर्सन है वो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में लीवर डैमेज होता है और उसी के साथ साथ किडनी भी डैमेज हो सकती है एंड मैनी अदर ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। जस्ट रीज़न क्या है, रीज़न इतना है क्योंकि यहाँ पे पेरोक्सिसोम जो है काम नहीं कर रहा है और इन एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म और सेल के बाहर ज़्यादा हो जाएगी, वहीं पेरोक्सिसोम के अंदर है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है और वो जो पर्सन है वो उसकी डेथ भी हो सकती है इवन आफ्टर बर्थ के तुरंत बाद। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है एक प्रोटीन का पेरोक्सिसोम के अंदर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स।